बचपन की वो खूबसूरत यादें। हम सबको लगता है कि हम अपने उन मासूम दिनों को, उन पुराने टीवी शोज और कार्टून्स को एकदम अच्छे से समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि हमारे उन्हीं जाने पहचाने कार्टून्स और बचपन के अनुभवों के पीछे कुछ बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल सच छिपे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बचपन की उसी पुरानी यादों की दुनिया में चलेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। तो सवाल यह है कि क्या बचपन की यादें वाकई वैसी ही होती हैं जैसी वो हमें लगती हैं। सच तो यह है कि बचपन हमें एक बहुत ही खूबसूरत से भ्रम में रखता है। हमें लगता है कि जो हम देख रहे थे या महसूस कर रहे थे, बस वही पूरी सच्चाई थी। लेकिन आज जब हम इन बातों की गहराई में जाएंगे तो भ्रम और असलियत के बीच का यह अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यकीन मानिए, कुछ बातें तो पूरी तरह से हैरान कर देने वाली साबित होंगी। तो चलिए अपनी पहली थीम से शुरू करते हैं, द डेवलपिंग माइंड, यानी बचपन का मनोविज्ञान। ठीक है, आइए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि बच्चा जितनी जल्दी लिखना शुरू करेगा वो उतना ही होशियार होगा। लेकिन असल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लिखने के लिए मजबूर करना उनके फाइन मोटर मसल्स को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। डेवलपमेंटल साइंस हमें साफ साफ बताता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चों के हाथों की मांसपेशियां पेन या पेंसिल पकड़ने के उस दबाव के लिए पूरी तरह से विकसित ही नहीं होती हैं। मतलब जिस चीज को हम तरक्की मानते हैं वो असल में नुकसानदेह हो सकती है। अब खुद की पहचान के विज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प तरीका होता है, जिसे द मिरर रिकग्निशन टेस्ट कहा जाता है। एक बहुत ही गहरा और अजीब सच ये है कि 15 से 18 महीने की उम्र तक छोटे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि शीशे में दिखने वाला इंसान वो खुद हैं। वो शीशे को बड़ी हैरानी से देखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दूसरा बच्चा उनके सामने खड़ा हो। है ना कमाल की बात? वैज्ञानिक इसे असल में कैसे टेस्ट करते हैं? इसके लिए द रेड डॉट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चे की नाक पर एक लाल रंग का बिंदु लगा दिया जाता है। दूसरा, उन्हें शीशे के सामने बैठाकर उनका रिएक्शन देखा जाता है। और तीसरा, सेल्फ रिकग्निशन को मापा जाता है। जब बच्चा उस लाल निशान को देखकर शीशे के बजाय अपने खुद के चेहरे से उसे पूछने की कोशिश करता है, तब जाकर यह साबित होता है कि हां, अब बच्चे ने खुद को पहचानना सीख लिया है। उससे पहले बच्चे इस टेस्ट में पूरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो खुद की ही परछाई देख रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बड़े बच्चों की साइकोलॉजी पर आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति का वो वायरल एपिसोड तो हम सभी को याद होगा, जहां एक छोटा सा बच्चा हॉट सीट पर बैठा था। ये द केबीसी फिनोमिनन एटीट्यूड बनाम नॉलेज का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वो बच्चा इतनी ज्यादा एनर्जी से भरा था कि वो अमिताभ बच्चन जी को सवाल पूरा भी नहीं करने दे रहा था और बस तुरंत अपना जवाब लॉक करने की जिद कर रहा था। यहां 2 दिमागी अवस्थाओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कॉन्फिडेंस, जो कहता है मैं ये कर सकता हूं, और दूसरी तरफ है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कहता है मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। उस केबीसी एपिसोड में यही हुआ। जब भारत की राजधानी जैसे बेसिक सवाल आए तो बच्चा बड़े आराम से खेलता गया। लेकिन जैसे ही सवाल थोड़े मुश्किल हुए, असलियत सामने आ गई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने असली नॉलेज की कमी को पूरी तरह से छिपा रखा था। यह हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली बुद्धि और सिर्फ एटीट्यूड दिखाने के बीच क्या अंतर होता है। अब आते हैं हमारी दूसरी थीम पर, द बिजनेस एंड डेटा ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी हमारी उन प्यारी यादों के पीछे का व्यापार। बात करते हैं 1994 की आइकॉनिक डिज्नी फिल्म द लायन किंग और उसके उस मशहूर गाने हकूना मटाटा की। यंग सिम्बा को अपनी आवाज देने वाले आर्टिस्ट जैसन वीवर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सबक देती है। पर्दे के पीछे हुआ ये वाकया एंटरटेनमेंट बिजनेस की दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। $20 लाख। जी हां, डिज्नी ने जेसन को यह डील क्लोज करने के लिए एक मुश्त यानी फ्लैट फी के तौर पर सीधे $20 लाख ऑफर किए थे। उस वक्त किसी भी यंग आर्टिस्ट के लिए इतनी भारी भरकम रकम देखकर तुरंत हां कर देना सबसे स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन जेनसन ने इस फ्लैट फी और लॉन्ग टर्म रॉयल्टी के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव किया। उन्होंने उन $20 लाख को उसी वक्त ठुकरा दिया और इसके बजाय फिल्म की कमाई से रॉयल्टी लेने का फैसला किया। यह डिसीजन कितना स्मार्ट था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरे 30 साल बाद भी उन्हें द लायन किंग से लगातार पैसे मिल रहे हैं। यह हमें साफ दिखाता है कि सही समय पर दिखाई गई दूरदर्शिता जिंदगी कैसे बदल सकती है। चलिए अब डिज्नी पिक्सार की ब्लॉकबस्टर फिल्म कार्स की बात करते हैं। लाइटनिंग मैक्वीन का वो कल्चरल डोमिनेंस, इस एक फिल्म ने पूरी की पूरी एक पीढ़ी के अंदर रेसिंग और कारों का ऐसा जुनून पैदा कर दिया था कि पूछिए मत। हर बच्चे के पास कार्स के खिलौने, कपड़े या स्टिकर जरूर होते थे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये पूरी जेनरेशन की पहचान बन चुकी थी।
और ये रिसर्च डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस फिल्म का असर कितना गहरा था। आज भी लड़कों के बीच जब फेवरेट बचपन की फिल्म की बात आती है तो 85% का जवाब कार्स ही होता है। सोचिए, बाकी सारी फिल्में मिलकर सिर्फ 15% में सिमट जाती हैं। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि कुछ खास तरह का कंटेंट हमारे दिमाग पर कितना गहरा और हमेशा याद रहने वाला असर छोड़ता है। और अब हम अपनी तीसरी और आखिरी थीम पर चलते हैं, द ट्रूथ बिहाइंड द कार्टून्स, यानी इन मशहूर कार्टून्स की छिपी हुई कहानियां। तो टॉम और जेरी असल में क्यों लड़ते हैं? बचपन से हम इस महान बिल्ली और चूहे की दुश्मनी को मजे से देखते आ रहे हैं। हम सभी यही मानकर चलते हैं कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ शुद्ध नफरत और एक दूसरे को खत्म करने की चाहत है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा ही है? इसे कहते हैं द सर्वाइवल एक्ट। ये एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फैन थ्योरी है जो बचपन के सबसे बड़े भ्रम को पल भर में तोड़ देती है। ये थ्योरी बताती है कि टॉम और जेरी असल में एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं बल्कि पक्के दोस्त हैं, और उनका वो जो सारा मारधाड़ वाला ड्रामा है ना, वो पूरी तरह से नकली है। वो सिर्फ दुश्मनी का दिखावा कर रहे हैं। इस फेक राइवलरी यानी नकली दुश्मनी का लॉजिक बहुत ही गहरा है। जरा ध्यान से समझिएगा। टॉम जेरी से नफरत करने का नाटक इसलिए करता है ताकि उसकी मालकिन को लगे कि वो घर में चूहों को पकड़ने का अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अगर टॉम ऐसा नहीं करेगा और मालकिन को लगेगा कि टॉम किसी काम का नहीं है तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे खतरनाक बात क्या होगी? मालकिन एक असली शिकारी बिल्ली को घर ले आएगी जो सच में जेरी को जान से मार डालेगी। मतलब टॉम की सारी लड़ाई असल में जेरी को असली खतरे से बचाने का सिर्फ एक नाटक है। यह कितना भावुक कर देने वाला सच है। जिस कार्टून को देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी हंसते रहे, उसके पीछे की असली कहानी एक दोस्त द्वारा दूसरे दोस्त की जान बचाने की थी। सच कहूं तो ये इस क्लासिक शो को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बड़े होने का मतलब अपने बचपन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना है, या फिर आखिरकार उसे सही मायनों में समझ पाना है? आज की इस चर्चा ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिन चीजों को हम महज एक पुरानी और प्यारी याद समझ रहे थे, उनके पीछे कितनी गहरी साइकोलॉजी और चौंकाने वाली सच्चाई छिपी थी। तो इन्हीं सवालों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।